जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज है 3 फरवरी 2023। आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, हम लोग विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी को बजट पास हुआ है, तो बजट में बहुत सारे एलोकेशन हुए हैं, तमाम सारी योजनाएं शुरू करी गई हैं। तो मैंने आपके बीच कल भी बजट को डिस्कस किया था। कल के वीडियो में शुरू के 8 से 10 मिनट तक मैंने आपके बीच बजट में क्या क्या प्रावधान हुए इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो पहली बात, कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था करंट अफेयर का। जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर के पहले कल का वीडियो देख कर आए। उसके बाद आज भी हम लोग बजट से जुड़ी हुई कुछ बातों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि बजट को हम 2-3 क्लास में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए बजट के साथ ही शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो जितने भी लोग देख रहे हो वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट को नोट करते जाया करो और स्क्रीनशॉट लेते जाया करो, जिससे सारी चीज़ें आप अच्छे से क्लियर कर सको, बाद में चीज़ों का रिवीजन कर सको। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करेंगे आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज की पहली न्यूज़ जो है वो केंद्रीय बजट 2023 से ही है। केंद्रीय बजट 2023 से न्यूज़ क्या है? मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिष्टी योजना शुरू करी गई है। तो 1 फरवरी 2023 को जो बजट लॉन्च किया गया है, इसमें मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स यानी मिष्टी योजना की घोषणा करी गई है। क्या है इस योजना का उद्देश्य? तो इस योजना का जो उद्देश्य है यह है समुद्र तट के किनारे और साल्ट पेन लैंड्स पर मैंग्रोव का वृक्षारोपण करना। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना भी है। मिष्टी को काम्पा फंड, मनरेगास और अन्य स्रोतों को मिलाकर लागू किया जाएगा। तो याद रखिएगा जैसा कि आपको पता है कि इस बार का बजट जो आया है उसमें एक रिकॉर्ड ये भी बना है कि पहली बार बजट को लागू करने में ऐसा हुआ है कि हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला है और हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम भी महिला है। तो 1947 के बाद से अब तक पहली बार बजट ऐसा पेश किया गया है जिसमें दोनों महिला ही है। ठीक है गाइस, तो ये रिकॉर्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको फिलहाल में याद रखना है कि मिष्टी योजना जो कि मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में शुरू करी गई है, इसमें इसका उद्देश्य याद रखना है कि समुद्र तट के किनारे और साल्ट पेन लैंड्स पर मैंग्रोव का वृक्षारोपण करना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स यानी मिष्टी योजना। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट आपने अच्छे से कवर कर लिए होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में एक एक न्यूज़ को बताता हूं, जिससे आपके जब एग्जाम आए तो आपको एक एक पॉइंट लर्न बना रहे। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। उससे पहले भारत में मैंग्रोव वनस्पति के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। मैंग्रोव वनस्पति की बात करें तो मैंग्रोव पौधे लवण सहिष्णु होते हैं। ये अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मीठा पानी और खारा पानी दोनों होते हैं, जैसे कि खाड़ी होती है, इसके अलावा क्रीक होता है, लैगून होता है, ज्वारंदमुख होता है। ठीक है, बात करें तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव कुल भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के 0.15% हिस्से में बसे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की पहली। और लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर को भी घेरे हुए हैं। अकेले पश्चिम बंगाल में भारत के मैंग्रोव का 42.5% लगभग हिस्सा है। ठीक है गाइस, तो ये मानते हुए कि पहली न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, हम बढ़ेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। और दूसरी न्यूज़ भी बजट से ही है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बजट को थोड़ा सा डिस्कस डेली करूंगा। तो केंद्रीय बजट 2023 के अंतर्गत एक और योजना लाई गई, पीएम प्रणाम योजना। तो बजट 2023 में पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमिलियोरेट ऑफ मदर अर्थ यानी पीएम प्रणाम योजना की घोषणा करी गई है। इस योजना के तहत सरकार का जो उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, योजना का मुख्य उद्देश्य
कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। तो याद आपको रखना पड़ेगा कि पीएम प्रणाम योजना केंद्रीय बजट 2023 में शुरू करी गई है। इसका फुल फॉर्म क्या है गाइस? तो एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड अमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी पीएम प्रणाम योजना। क्या है उद्देश्य? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना। ये मानते हुए कि आज की दूसरी न्यूज़ भी क्लियर हो गई होगी, अब बजट से रिलेटेड कुछ और फैक्ट याद करो जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के खड़मुखम शेट्टी साहब। ठीक है, तो इस समय किसने बजट पेश किया है? तो हमारे देश की वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और एक बार फिर बजट से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला बजट से क्वेश्चन क्या है, आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अगला जो बजट का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं यह है लैब ग्रोन डायमंड्स यानी LGD से। तो बजट 2023 में घोषणा करी गई है कि प्रयोगशाला में हीरा निर्माण में उपयोग किए जाने वाले बीजों पर सीमा शुल्क कम किया जाएगा और उसके विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए IIT को अनुदान दिया जाएगा। ठीक है गाइस, लैब ग्रोन डायमंड तकनीक का उपयोग करके बनाए गए हीरे होते हैं जो प्राकृतिक हीरे को बनाने वाली भूगर्भीय प्रक्रियाओं की नकल करते हैं। पृथ्वी से खनन करके निकाले गए हीरों की तुलना में ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आज की अगली न्यूज़ थी कि केंद्रीय बजट 2023 के अंदर लैब ग्रोन डायमंड यानी LGD को लागू किया गया। अब अगर बजट से कुछ और पॉइंट मैं आपके भी डिस्कस करूं तो आपको पता है 1 फरवरी को ही हर साल बजट को लागू किया जाता है और मैंने आपको ये भी बताया था बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में एक भी जगह पर नहीं है। हाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार बजट को जारी करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे जिन्होंने 10 बार बजट को पेश किया था। तो उम्मीद करता हूं कल के सारे पॉइंट भी डिस्कस हो गए होंगे और यहां पर आपने आज की न्यूज़ भी कवर कर ली होगी। तो बढ़ेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ फिर से बजट से है। ठीक है, बजट में इतने सारे पॉइंट्स होते ही हैं कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सारे पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे। कल की वीडियो में भी मैंने 8 से 10 मिनट शुरू में बजट को ही डिस्कस किया था और आज भी लगभग 8 मिनट होने को आ गए और हम अब बजट ही कर रहे हैं और बजट हमें करना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट जो है बजट 2023 में बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करी जाएगी जो सभी भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्वक पुस्तकों की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करेगा। राज्यों को उनके पंचायत और वार्ड स्तरों पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंचने के लिए बुनियादी ढांचा भी बनाएंगे। तो याद रखिए बजट 2023 के अंदर बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को लॉन्च किया गया है। अच्छा, बजट से रिलेटेड पॉइंट याद आ रहा है क्या आपको? कल मैंने पढ़ाया था कि 7 लाख तक जिनकी भी आय है सालाना उनमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ऐसी घोषणा कर दी है कि जिनकी सालाना इनकम 7 लाख तक है उनको एक भी % टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी पूर्णतया टैक्स में छूट रहेगी। ठीक है गाइज, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते एक और बजट की आज की आखिरी न्यूज़ से, जो कि बजट की आज की आखिरी न्यूज़ होगी। इस पर भी ध्यान से एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो केंद्रीय बजट 2023 में राष्ट्रीय वित्तीय रजिस्ट्री की स्थापना करी जाएगी। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करी जाएगी। तो वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करी जाएगी। यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। ठीक है, वित्तीय समावेशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि बैंकिंग के सेक्टर को बढ़ावा देना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। और जाहिर सी बात है मैं बजट की एक एक न्यूज़ को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी न्यूज़ करंट अफेयर का उद्देश्य रहता है खासकर बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। जो भी बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना बैंक में जाने का है, उनके लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये सेशन उनके लिए ही है। बाकी ऐसा नहीं है कि केवल बैंक के बच्चों के लिए,
सारे बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बजट वाला सेशन बैंकिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये मानते हुए कि बजट के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, बढ़ेंगे। हाँ, इससे पहले ये भी पॉइंट जान लीजिए कि जो नया विधायी ढांचा इस क्रेडिट सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करेगा, इसे आरबीआई के परामर्श से तैयार किया जाएगा। किस चीज़ को? राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना को। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। तो बजट से न्यूज़ हो गई है, अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डे की तरफ। ठीक है गाइज, तो इंपॉर्टेंट डे में पहला पॉइंट है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमि पर सम्मेलन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। पहली बार इसे 1997 में मनाया गया था। विश्व आर्द्र भूमि 2023 की थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में किसी ना किसी परीक्षा में आती है। ये थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, जो आर्द्र भूमि पुनर्जीवित को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। तो याद रखिए, सबसे पहले याद रखिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिए 1997 में पहली बार मनाया गया। तीसरा पॉइंट 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी थीम रही है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे की बात आई है, तो क्या आप जानते हैं जनवरी में कौन कौन इम्पॉर्टेंट डे थे? अगर जल्दी से मैं डिस्कस करूं तो 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया था। इसके अलावा 4 जनवरी को अंधे लोगों की लिपि के लिए लुई ब्रेल डे मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का 160वां जन्मदिन मनाया इस साल हम लोगों ने, जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस ये 27 जनवरी को मनाते हैं। शहीद दिवस यानी महात्मा गांधी की जिस दिन डेथ हुई थी नाथूराम गोडसे द्वारा, 30 जनवरी 1948 यानी 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। और कुष्ठ रोग दिवस अंतिम रविवार को मनाते हैं जनवरी के। और 2 फरवरी को हम लोगों ने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया। इसके अलावा ये भी याद रखिए 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा कमेंट कॉलम में आंसर करिए भारतीय तटरक्षक बल जो है इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है। हम बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। बेटा बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी जाती है आपके लिए इस करंट अफेयर सेशन के माध्यम से, क्योंकि आप देख रहे हैं एक न्यूज़ को मैंने आपको बताया और कितनी सारी करंट अफेयर को मैंने आपके बीच डिस्कस किया। ठीक है, तो एक ही काम करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए इस क्लास के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस चैनल के माध्यम से भला हो सके। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से। क्या है न्यूज़? तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत के मनमोहन सिंह को यूनाइटेड किंगडम में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। NISAU यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में डॉक्टर मनमोहन सिंह की शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रतीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। अच्छा, RBI के गवर्नर किस एक ईयर में थे? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। RBI के गवर्नर मैंने क्यों बताया है आपको? क्योंकि ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो RBI के गवर्नर भी रह चुके थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो याद रखिए। अब यूके के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम के बारे में। तो यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड इसके अंतर्गत आते हैं। पूरा यूनाइटेड किंगडम राष्ट्रमंडल नाटो और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। इसकी राजधानी लंदन है और यहाँ के राजा हैं चार्ल्स द्वितीय। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही महारानी एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, जिसके बाद चार्ल्स सेकेंड को यहाँ का राजा बना दिया गया था। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है
मेजर जनरल गिरीश कालिया ने वज्र डिवीजन की कमान संभाली है। कहां पर? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मेजर जनरल गिरीश कालिया ने मेजर जनरल अभिजीत एस पेढ़ारकर से कुलीन वज्र डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार को संभाला है। बात करें इनकी तो 14 दिसंबर 1991 को भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून से मद्रास रेजिडेंट में नियुक्त हुए थे। इससे पहले वे हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में कार्यरत थे। उन्होंने 2020 में विशिष्ट सेवा मेडल भी प्राप्त किया था। तो याद रखिए, मेजर जनरल गिरीश कालिया ने वज्र डिवीजन की कमान संभाली है। मैं आपको इतनी सारी स्टैटिक जीके को बता रहा हूं, तो आप भी अब कुछ काम करिए। कमेंट कॉलम में क्लास खत्म होने के बाद सारे लोग आंसर करोगे, जितने लोग लाइव हो। क्या आंसर करोगे? भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख आप कमेंट कॉलम में लिखोगे ऐसे करके। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख ये, आर्मी के प्रमुख ये, और इसके अलावा नेवी के प्रमुख ये, ऐसे करके सारे लोग आंसर करोगे, ठीक है। और एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करके आंसर ना किया करो, अपना आंसर दिया करो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारत ने अब्दुल रहमान मक्की को यूएन लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लश्कर तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को अपने आईएसआईएल और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के बाद हुआ है। अब्दुल रहमान मक्की की बात करें तो पहले से ही भारत और अमेरिका द्वारा अपने घरेलू कानूनों के तहत एक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध है। तो याद रखिए ये न्यूज़ कि यूएन लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है भारत ने किसको? अब्दुल रहमान मक्की को। खैर कोई इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है, आतंकवाद से न्यूज़ है तो बहुत ही खराब न्यूज़ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। अगली न्यूज़ है, गौतम अडानी को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी बने हैं वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर भारतीय। ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने लगे हैं। तो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने उद्योगपति गौतम अडानी को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। याद रखिए 1 फरवरी 2023 को गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में तीसरे से 7वें स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण अपनी नेटवर्थ में गिरावट देखी है। तो याद रखिए गौतम अडानी को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी बने वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत आए हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कुरैशी, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कुरैशी 3 दिन के दौरे पर भारत आए हुए थे। जैसा कि आपको पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है 2023 के अंदर। तो जाहिर सी बात है साबा कुरैशी केवल देखने आए थे, यहाँ की सारी सिचुएशंस को समझने आए थे कि G20 में क्या क्या चल रहा है। तो याद रखिएगा साबा कुरैशी जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस गवर्नमेंटल जनरल असेंबली के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। तो 3 दिन के भारत दौरे पर आए थे। कुरैशी की बात करें तो हंगरी के रहने वाले एक राजनयिक है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपने देश के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया हुआ है। अपनी यात्रा के दौरान वह नीति आयोग के अधिकारियों और भारत की G20 प्रेसिडेंसी टीम के सदस्य के साथ बातचीत किए ताकि देश के सर्वोत्तम कार्यों को बढ़ाया जा सके। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि G20 की समिट इस साल भारत में होनी है, तो वही उन्हीं लोगों से मिलकर बात करने आए थे और भारत में कैसा क्या चल रहा है ये सारी बातों को जानने आए थे। तो याद रखिए भारत पहुंचे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कुरैशी। बात करें संयुक्त राष्ट्र की यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर सरकारी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 25 जून 1945 को अपनाया गया और 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। बात करें इसके कितने अंग हैं तो संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं। याद रखिए राष्ट्रभाषाएं कौन कौन है? अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस है और सदस्य 193 सदस्य देश है, ठीक है गाइस। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया है चैंपियन मुक्केबाज निकाहत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर।
तो याद रखिए, इस्तांबुल तुर्की में महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता हुआ है और मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला भी बनी थी। तो याद रखिए, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एनएमडीसी ने। एनएमडीसी की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक है और यह इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में आता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में देश की एकमात्र मशीनीकृत हीरे की खान भी संचालित करता है। इसे लंदन में ग्लोबल मेटल्स अवार्ड 2018 भी मिल चुका है। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए कि निकाहत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एनएमडीसी ने। तो बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। जैसा कि आपको पता है, G20 की बैठक भारत में हो रही है। तो G20 शेरपा अमिताभ कांत ने किया है भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। मुंबई में रामाबाऊ महालगी प्रबोधिनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा इसे आयोजित किया गया था। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष और रामबाऊ महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करी है। तो याद रखिए, G20 के शेरपा कौन है, तो इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, अमिताभ कांत। तो ये थी आज की ओवरऑल न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट कॉलम में अपनी राय जरूर दिया करें। जितना वर्क दिया जाए वो सारा वर्क अगर आप डेली करते रहेंगे तो आप अगले दिन पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। करंट अफेयर उसी दिन कवर करिए, क्योंकि अगले दिन करंट अफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। करंट अफेयर का मतलब होता है ताज़ा न्यूज़। तो ताज़ी ताज़ी न्यूज़ आपको करनी है, ना कि एक दिन की बासी। ठीक है गाइज, तो सारे लोग डेली क्लास में आते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।